मैं पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी, सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी द्वारा कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे कुशल एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य जारी किया जा रहा है। आज हम आपको संधारित्र में संचित ऊर्जा अर्थात संधारित्र की ऊर्जा के बारे में बताएंगे। ये जानते हैं कि किसी चालक को आवेशित करने के लिए बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है और यही किया गया कार्य उस चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाती है, जो उस चालक के इर्द गिर्द में स्थापित विद्युत क्षेत्र में संचित होती है। इस तरह किसी संधारित्र की प्लेटों को एक वांछित विभवांतर तक आवेशित करने के लिए विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य संधारित्र की ऊर्जा होती है और संधारित्र की यह ऊर्जा इसके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में संचित होती है। किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए बाह्य विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य संधारित्र की ऊर्जा कहलाती है। संधारित्र की ऊर्जा इसके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में संचित होती है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में संचित होती है या संधारित्र की प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम में संचित होती है। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई पराभूत पदार्थ उपस्थित है तो यह ऊर्जा उस पराभूत माध्यम में संचित होती है। इस तरह संधारित्र को ऊर्जा संचय के रूप में काम में लेते हैं। इसे हम कंडेंसर भी कहते हैं। तो संधारित्र को ऊर्जा संचय के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो संधारित्र की प्लेट को आवेशित करने के लिए बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य ही संधारित्र की ऊर्जा होती है। इसे संधारित्र की हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। संधारित्र की विद्युत ऊर्जा इसके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में या प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम में संचित होती है। अब हम संधारित्र की ऊर्जा के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। यह जानते हैं कि संधारित्र को आवेशित करने पर, जब संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करते हैं तो प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। यदि प्रारंभ में संधारित्र निरावेशित अवस्था में हो तो इसके प्लेटों के बीच विभवांतर का मान 0 होता है। संधारित्र की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक समांतर प्लेट संधारित्र देते हैं। इस समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के लिए इसे एक विद्युत स्रोत द्वारा संयोजित करते हैं। जिस समय संधारित्र
कि प्लेटों पर आवेश का मान शून्य है, अर्थात जब संधारित्र निरावेशित अवस्था में होता है तो इसके प्लेटों के बीच विभवांतर का मान शून्य होता है, क्योंकि संधारित्र की प्लेटों के निरावेशित अवस्था में संधारित्र प्लेटों के निरावेशित अवस्था में प्लेटों के बीच विभवांतर शून्य होता है। तो जब संधारित्र निरावेशित अवस्था में है, इसकी प्लेटों पर कोई आवेश नहीं है, उस समय इसके प्लेटों के बीच विभवांतर शून्य होता है। अब संधारित्र को आवेशित करना शुरू करते हैं। प्रारंभ में जब आवेश प्रदान किया जाता है तो कोई बाह्य कार्य नहीं किया जाता, लेकिन जैसे जैसे प्लेटों पर आवेश की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे इन पे अतिरिक्त आवेश देने के लिए हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो संधारित्र को आवेशित करते समय यदि इनके प्लेटों पर Q आवेश उपस्थित हो तो इनके बीच विभवांतर V डैश होता है। यदि संधारित्र के आवेशन के समय इनके प्लेटों पर Q आवेश हो तो इनके बीच उत्पन्न विभवांतर तो यदि संधारित्र को आवेशित करते समय मान लीजिए किसी समय प्लेटों पर Q आवेश उपस्थित है, तो Q आवेश उपस्थित होने से इनके बीच विभवांतर का मान V डैश लेते हैं। V डैश हो तो V डैश इज इक्वल Q बाई C। यहाँ C संधारित्र की धारिता है, Q संधारित्र की प्लेटों पर उपस्थित आवेश है और V डैश संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर है। तो Q आवेश को देने से इनके प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V डैश होता है। अब इस V डैश विभवांतर पर यदि इसे dQ अतिरिक्त आवेश दिया जाए तो dQ अतिरिक्त आवेश देने के लिए कार्य करना होगा। तो इस संधारित्र को शून्य अवस्था से एक अधिकतम मान Q तक आवेशित करने के लिए किए गए कार्य की गणना करनी है। यही किया गया कार्य संधारित्र की ऊर्जा होगी और इस किए गए कार्य की गणना समाकलन विधि से करते हैं। तो समाकलन विधि से किए गए कार्य की गणना करने के लिए इस संधारित्र की प्लेट पर पहले एक अल्प आवेश देने में किए गए कार्य की गणना करते हैं। पुनः संपूर्ण किए गए कार्य का मान ज्ञात करने के लिए शून्य से Q तक समाकलन कर लेते हैं। तो जब प्लेटों के बीच कोई आवेश नहीं था, जब प्लेटों पर कोई आवेश नहीं था तो इनके बीच विभवांतर 0 था। और किसी समय आवेशित करते समय आवेशन के दौरान या किसी समय प्लेट पर Q आवेश उपस्थित हुआ तो Q आवेश के होने से इनके बीच विभवांतर V डैश हो गया। इस V डैश विभवांतर पर संधारित्र की प्लेटों को dQ अतिरिक्त आवेश देने के लिए
अतिरिक्त आवेश देने के लिए विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य, चूंकि एक अल्प आवेश dq दिया जा रहा है तो किया गया कार्य भी अल्प होगा। तो किया गया कार्य अल्प dw इज इक्वल v डैश dq के रूप में लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि विभव v इक्वल टू w बाई q होता है, यानी विभव हो गया कार्य बटे आवेश। तो v इक्वल टू w बाई q, या यहां से w इक्वल टू वी क्यू। चूंकि यहां पे दिया गया आवेश dq है तो dq आवेश देने के लिए किया गया कार्य dw होगा, और यह dw जो कार्य किया जा रहा है यह संधारित्र की प्लेट को v डैश विभवांतर पर dq आवेश देने में हो रहा है। तो dw हो गया v डैश dq। अब इस समीकरण 1 से v डैश का मान यहां पे रखते हैं, तो समीकरण 1 से v डैश का मान रखने पर dw इज इक्वल q बाई सी dq। यह dw कार्य dq आवेश देने के लिए किया जा रहा है। अतः संधारित्र की प्लेटों पर शून्य से अर्थात निरावेशित अवस्था से कुल q आवेश देने में किया गया कार्य। अतः संधारित्र की प्लेटों को निरावेशित अवस्था से अधिकतम Q आवेश देने के लिए किया गया कुल कार्य। यहां संधारित्र की प्लेटों को निरावेशित अवस्था से अर्थात शून्य से कुल Q आवेश देने के लिए किए गए कार्य की गणना करने के लिए इस समीकरण 2 का समाकलन करते हैं। तो W इज इक्वल इंटीग्रल 0 टू Q बाई सी dq। समाकलन के सूत्र से जानते हैं कि इंटीग्रल x पावर m dx इज इक्वल x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है। यहाँ 1 बाई सी को बाहर लेते हैं, सी संधारित्र की धारिता है जो एक नियतांक रूप में होती है, तो नियतांक को बाहर लेते हैं और इसका समाकलन करते हैं 0 से q dq। यहाँ इस कैपिटल Q पर कोई पावर नहीं है तो 1 पावर लेते हैं, तो W इज इक्वल 1 बाई सी। अब समाकलन की सूत्र से इसके पावर Q के पावर 1 में 1 ऐड करते हैं, तो इसकी वैल्यू Q स्क्वायर बाई 2 हो जाती है, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसकी एक लिमिट लगाते हैं 0 से Q तक। पुनः इसे हम 1 बाई 2c Q स्क्वायर 0 टू Q के रूप में लिखते हैं। अब एक बार इस कैपिटल Q के प्लेस पर इसकी अपर लिमिट Q लिखते हैं और दोबारा लोअर लिमिट 0 रखते हैं, तो W इज इक्वल टू हाफ 1 बाई 2c
क्यू स्क्वायर माइनस 0 होता है, या W इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी प्राप्त होता है। और संधारित्र की प्लेट को क्यू आवेश से आवेशित करने के लिए किया गया यही कार्य संधारित्र की विद्युत ऊर्जा या इसकी विद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाती है। इसलिए संधारित्र की ऊर्जा U इज इक्वल W इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी होती है। तो संधारित्र की ऊर्जा U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी के रूप में प्राप्त होती है। संधारित्र की ऊर्जा को हम U से लिखते हैं, U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ये समीकरण 3 के रूप में प्राप्त करते हैं। हमें जानते हैं कि अगर क्यू आवेश देने से इसकी प्लेटों के बीच जब इसमें क्यू आवेश स्थापित किया गया तो क्यू आवेश स्थापित करने से जिसके प्लेटों के बीच विभवांतर V उत्पन्न होता है, जिसमें एक प्लेट पे प्लस क्यू और दूसरी पर माइनस क्यू होता है। तो संधारित्र की प्लेटों पर क्यू आवेश उपस्थित होने से यदि इनके बीच विभवांतर V है तो Q इज इक्वल टू CV। ये मान समीकरण 3 में लिखते हैं। तो समीकरण 3 से संधारित्र की ऊर्जा को एक दूसरे रूप में व्यक्त करते हैं। Q इज इक्वल हाफ Q के प्लेस पे CV रखते हैं तो C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C, जिसमें C के इसका एक पावर कैंसिल होता है तो इसकी ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर प्राप्त होती है। और हम यह भी जानते हैं कि संधारित्र की ऊर्जा को हम एक दूसरे पदों में Q और V के पदों में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे Q इज इक्वल टू CV होता है। तो U इज इक्वल टू हाफ CV इंटू V स्क्वायर को हम ब्रेक करते हैं, इसे CV इंटू V लिखते हैं। और यह जानते हैं कि संधारित्र की प्लेट पर आवेश Q इक्वल टू CV होता है, तो यहाँ CV की प्लेस पर Q लिखेंगे तो U इज इक्वल हाफ QV प्राप्त होता है। इस तरह संधारित्र की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमें 3 सूत्र प्राप्त होते हैं। There are 3 formulas obtained for calculating the value of energy of capacitor in the form of charge, capacitance and voltage और पोटेंशियल डिफरेंस। यदि किसी संधारित्र की प्लेट पे आवेश Q और उसकी धारिता कैपेसिटेंस C ज्ञात हो तो इस सूत्र से हम उसकी ऊर्जा ज्ञात करते हैं। अगर संधारित्र की धारिता प्लेटों की विभवांतर ज्ञात है तो इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। संधारित्र की प्लेट पर आवेश इसके प्लेटों की विभवांतर है ज्ञात है तो इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो इस तरह संधारित्र की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 सूत्र प्राप्त होते हैं। इसलिए संधारित्र की ऊर्जा U इज इक्वल हाफ Q स्क्वायर बाई C या हाफ CV स्क्वायर या हाफ QV के रूप में प्राप्त होता है। ये तो संधारित्र की ऊर्जा है और यह संधारित्र की ऊर्जा इसके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में संचित होती है अथवा प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम में विद्यमान होती है। अब हम समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व ज्ञात करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व समांतर प्लेट संधारित्र का
ऊर्जा घनत्व, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यह संधारित्र की प्लेटों पर दिया गया आवेश Q तथा इसके प्लेटों का क्षेत्रफल A हो। इसके प्लेट पे दिया गया आवेश Q और इसके प्लेटों का क्षेत्रफल A है। प्लेटों के बीच की दूरी D लेते हैं। इसमें पहली प्लेट पर उपस्थित आवेश का मान +Q और दूसरी प्लेट पर -Q होता है। प्लेटों का क्षेत्रफल A लेते हैं। संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। संधारित्र के प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यहां संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q, यह संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा प्लेटों पर आवेश Q हो तो प्लेटों के विद्युत क्षेत्र बता तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E = σ/ε0। यहां सिग्मा प्लेटों का पृष्ठावेश घनत्व है। प्लेटों का क्षेत्रफल A है और इस A क्षेत्रफल पर आवेश Q है। यदि एक क्षेत्रफल पर Q आवेश उपस्थित है तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q/A होगा और यही पृष्ठावेश घनत्व कहलाता है। प्लेटों के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठावेश घनत्व कहते हैं। तो चूंकि पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा Q/A, इसलिए प्लेटों की विद्युत क्षेत्र तीव्रता E Q/ε0A। या Q का मान E के पदों में ज्ञात करते हैं तो Q ε0EA प्राप्त होता है। यहां Q प्लेट पर आवेश का मान है और आवेश का मान E और A के पदों में ज्ञात हुआ है तथा संधारित्र की धारिता C = ε0A/d। यहां इसको हम वायु संधारित्र के रूप में लेते हैं। ये मानते हैं कि इसके प्लेटों के बीच वायु उपस्थित है और इस प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र होगा उसी में ऊर्जा संचित होगी। तो संधारित्र की धारिता C = ε0A/d होता है। यहां पर हमें संधारित्र की प्लेट पर आवेश का मान और इसकी धारिता C ज्ञात है। इस तरह इसके प्लेटों के बीच कुल ऊर्जा ज्ञात करते हैं। अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच कुल
ऊर्जा, इसलिए संधारित्र की ऊर्जा या एक कहने प्लेटों के बीच कुल ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा U इज इक्वल हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, क्योंकि फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें जानते हैं कि संधारित्र की ऊर्जा U इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी होता है। समीकरण 1 और 2 से Q और C को मान इसमें रखते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से Q व C का मान रखने से संधारित्र की ऊर्जा U इज इक्वल हाफ Q के प्लेस पर एप्सिलॉन नॉट E A रखते हैं, इसका होल स्क्वायर करते हैं और नीचे एप्सिलॉन नॉट A बाई D लिखते हैं। या U इज इक्वल हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर A स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट A और D को ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट से इसका पावर हट जाता है, ये से पावर हट गया, तो संधारित्र प्लेटों की कुल ऊर्जा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD प्राप्त होता है। यहाँ AD प्लेटों के बीच कुल आयतन है, प्लेटों के बीच आयतन, क्योंकि प्लेटों का क्षेत्रफल A है, प्लेटों की दूरी D है, अतः प्लेटों के बीच कुल आयतन AD होगा। क्योंकि प्लेटों के बीच आयतन होगा प्लेटों का क्षेत्रफल इनटू प्लेटों के बीच दूरी, तो इस तरह इसकी ऊर्जा E इज इक्वल हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर V प्राप्त होता है, जहां V प्लेटों के बीच y क्षेत्र का आयतन है। यह ऊर्जा U प्लेटों के बीच पूरे V आयतन में संचित है, इसलिए प्लेटों के बीच एकांक आयतन में ऊर्जा, इसलिए संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व अर्थात एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, तो संधारित्र का ऊर्जा घनत्व बराबर एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, और ऊर्जा घनत्व को हम U डैश से अगर दर्शाएं तो हो जाएगा कुल ऊर्जा बाई आयतन। तो संधारित्र प्लेटों के बीच संचित कुल ऊर्जा U की वैल्यू रखते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर V, ये तो संधारित्र प्लेटों के बीच कुल ऊर्जा है, और आयतन वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो 20 भी हो जाएगा कैंसिल, इसलिए ऊर्जा घनत्व अर्थात एकांक आयतन में संचित ऊर्जा U डैश इज इक्वल हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्राप्त होता है। इस तरह से ऊर्जा घनत्व का मान प्राप्त करते हैं। अब हम संधारित्रों के संयोजन में ऊर्जा ज्ञात करेंगे। संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा, संधारित्रों के संयोजन में, संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो पहला इसमें लेते हैं श्रेणी संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। हमें जानते हैं कि
अगर C1 C2 C3 धारिता के n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया हो तो इनकी तुल्य धारिता यदि C1 C2 C3 व Cn धारिता वाले C1 C2 C3 Cn धारिता वाले n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो इनकी तुल्य धारिता धारिता 1/CS इक्वल, इसको सीरीज में हम लेते हैं इसलिए तुल्य धारिता के सूत्र से हम इसको लिखते हैं 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और इसी तरह से 1/Cn के रूप में प्राप्त करते हैं। इसलिए संयोजन की तुल्य धारिता में ऊर्जा संयोजन की तुल्य धारिता की ऊर्जा संयोजन में संधारित्र की तुल्य ऊर्जा, इस संयोजन में संधारित्र की तुल्य ऊर्जा या कुल ऊर्जा U is equal half Q square by CS के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात कुल ऊर्जा U is equal half Q square by CS। चूंकि श्रेणी संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश मान समान होता है, क्योंकि सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश Q समान होता है, इसलिए इनकी कुल ऊर्जा E is equal half Q स्क्वायर, या इसे हम Q स्क्वायर बाई 2 इंटू यहाँ 1/CS और यहाँ 1/CS के प्लेस लिखते हैं तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट लास्ट में 1/Cn, या U is equal हाफ Q स्क्वायर बाई C1 प्लस हाफ Q स्क्वायर बाई C2 प्लस हाफ Q स्क्वायर बाई C3 और इसी तरह लास्ट में प्लस हाफ Q स्क्वायर बाई Cn लेते हैं। और ये सभी मान क्रमशः पहले दूसरे तीसरे और n संधारित्र ऊर्जा होती है, तो U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 और लास्ट में UN के रूप में दर्शाते हैं। इससे अज्ञात होता है कि अगर संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर इनकी कुल ऊर्जा का मान सभी संधारित्रों की ऊर्जाओं के योग के बराबर होता है। इसी प्रकार हम समांतर संयोजन में लेते हैं तो समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की कुल ऊर्जा ज्ञात करते हैं। सेकेंड, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन यदि C1 C2 C3 यदि
C1, C2, C3 व Cn धारिता के n संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो इनकी तुल्य धारिता Cp is equal C1 plus C2 plus C3 plus so forth so on plus Cn के बराबर होता है। अर्थात यह संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, तो इनकी तुल्य धारिता जुड़े हुए सभी संधारित्राओं के योग के बराबर होता है। इसलिए समांतर संयोजन में संधारित्र की तुल्य धारिता तुल्य ऊर्जा, समांतर संयोजन में जुड़े संधारित्रों की तुल्य ऊर्जा इज इक्वल हाफ Cp V स्क्वायर होता है। यहाँ भी प्लेटों के बीच विभवांतर है, क्योंकि समांतर संयोजन में प्लेटों के बीच विभवांतर समान होता है, क्योंकि समांतर संयोजन में प्लेटों के बीच विभवांतर समान होता है, इसलिए कुल ऊर्जा U इज इक्वल हाफ, यहां Cp के प्लेस पे C1 प्लस C2 प्लस C3, अगर इसको हम समीकरण 1 के रूप में ले लें, इसको समीकरण 2 के रूप में ले लें, तो समीकरण 1 से Cp की वैल्यू हम यहां रखते हैं, तो हाफ CO प्लस C2 प्लस C3 प्लस so forth so on Cn, और लास्ट में V स्क्वायर, क्योंकि सभी संधारित्र प्लेटों के बीच विभवांतर समान होता है, ये वैल्यू हो जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर प्लस C2 V स्क्वायर प्लस C3 V स्क्वायर प्लस so forth so on प्लस Cn V स्क्वायर होता है, या U इज इक्वल हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर प्लस हाफ C3 V स्क्वायर, इसी प्रकार लास्ट में प्लस हाफ Cn V स्क्वायर, जिससे हम U इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर के प्लेस पे पहले संधारित्र की ऊर्जा U1, इसी तरह से हाफ C2 स्क्वायर के स्थान पर दूसरे संधारित्र की ऊर्जा U2, इसी तरह हाफ C3 V स्क्वायर के स्थान पर तीसरे संधारित्र की ऊर्जा U3, और लास्ट में हाफ Cn V स्क्वायर के स्थान पर nवें संधारित्र की ऊर्जा Un लिखते हैं। तो इस तरह ये समीकरण 3 प्राप्त होता है, और इस समीकरण 3 से ज्ञात होता है कि अगर संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, तो कुल ऊर्जा का मान सभी संधारित्रों के ऊर्जाओं के योग के बराबर होता है। यही हम फिर आज का यह प्रोग्राम समाप्त करते हैं। थैंक यू।